सबसे पहले एमसीएल फंडिंग स्टेटस। दोस्तों, एमसीएल ने अपना पहला राउंड फंडिंग का पूरा किया है, जिसमें पूरी व्यवस्था की है हमारे एमसीएल बायोफ्यूल प्रोजेक्ट्स के लिए, हमारे किसानों के लिए और हमारे एमसीएल उद्योजकों के लिए, उनके बिजनेसेस के लिए। दोस्तों, ये जो फंडिंग है उसका पहला ट्रांच इस महीने 20 से लेके 24 अगस्त तक पूरा करना है और इसमें हमारे साथ हमारी संस्था, हमारे जो जो फंड कर रही है वो संस्था, बाकी नियामक संस्था और बैंक के सभी मिलकर ये ट्रांच को पूरा करेंगे और देखेंगे कि ये ट्रांच इस टाइम पे पूरा हो जाए। दोस्तों, हमें ऐसे कुल 6 ट्रांच करने हैं 31 मार्च 2025 तक। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी ट्रांच है, ये जो भी फंडिंग है, उसके साथ हमने जो भी कहा है, जो भी कमिट किया है, वो करके दिखाना है। इसका सही यूटिलाइजेशन करना है। इसके साथ वो सभी एमकोल एमसीएनजी के प्रोजेक्ट करने हैं। नेपियर ग्रास लगाना है, जिसके साथ किसानों को एक अच्छा उनका सक्षमीकरण करना है। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर निर्माण करने हैं। वो रेवेन्यू, वो प्रॉफिट तैयार करना है कि जिसके साथ हम फिर उनके पैसे भी चुका पाए। ये जो भी फंड हम लोग ले रहे हैं, ये बेसिकली एक लॉन्ग टर्म डेट है। डेट यानी कर्जा ही है। भले ही उसका इंटरेस्ट बहुत कम है, लेकिन हमको चुकाना है, तो बहुत ही कम इंटरेस्ट पे हम ये लेंगे। हम वो रेवेन्यू प्रॉफिट करके उनको उनकी किस्त भी देते रहेंगे और जो प्रॉफिट हमारे पास बचेगा वो उससे 20% हम वही, जैसे मैडम ने अभी एग्जांपल दिया, वैसे कई सारे हमारे गांव और तहसील की जरूरतों के लिए पूरा करेंगे। हमारे गांव को, हमारे तहसील को सुजलाम सुफलाम बनाएंगे। और दोस्तों, ये वही सब काम है जो काम अभी यूनाइटेड नेशन पूरी दुनिया के लिए बोल रहे कि आप करिए। ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ये करिए और हमारी ये 20% जो सीएसआर है वो बेसिकली उसके लिए जाए एजुकेशन, ये सब बाकी सभी चीजें के लिए जाएगा। और ये काम अगर हमने इस साल अच्छी तरह से किया, जो हम करने वाले हैं, क्योंकि हम बहुत ही डेडिकेटेड और सिंसियर ऐसे एक फैमिली है, तो ये करने के बाद ऐसे समझिए कि हमें कभी भी लाइफ में, कभी भी आने वाले दिनों में, भविष्य में हमारे इस मिशन के लिए कभी भी पैसों की चिंता रहेगी। क्योंकि जिस संस्था के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी और बहुत ही कैपेबल ऐसी संस्था है जो कभी भी ये होने नहीं दो, हमेशा इस फंडिंग का ख्याल रखे। लेकिन हमें इस प्रोसेस में अभी कुछ दिनों बाद हमें आईपीओ की लिस्टिंग भी करनी पड़ेगी। हमारी अपनी क्रेडिबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी, दिखानी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि आईपीओ की लिस्टिंग के साथ साथ हमारे सभी जो शेयर्स है उसका मूल्य भी एक बहुत ही अच्छा रहेगा। हमारे सभी उद्योजक फैमिली, हमारे सभी एंटरप्रेन्योर जिनके पास अभी एमसीएल के शेयर्स है, एक बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अच्छा ऐसा वैल्यूएशन उनको अपने शेयर्स का इस आईपीओ में प्राप्त होगा। दोस्तों, आप सभी को अंतरराष्ट्रीय जैव ईंधन दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल 10 अगस्त है और 10 अगस्त को पूरी दुनिया में अंतरराष्ट्रीय जैव ईंधन दिन यानी वर्ल्ड बायोफ्यूल डे मनाया जाता है। क्यों मनाते हैं हम कोई भी दिन? हम वो दिन इसलिए मनाते हैं कि हम उस दिन के तहत वो जो सब्जेक्ट है, वो जो विषय है, उसका इंपॉर्टेंस दुनिया के सामने रखें, लोगों के मन में, संस्था के मन में उसके बारे में जागरूकता निर्माण करें। बहुत सारे इवेंट हम प्लान करते हैं उस दिन, ताकि लोगों को समझे कि ये भविष्य है, ये फ्यूचर है या इसको करना चाहिए। दोस्तों, ये होता है किसी भी दिन या अवसर पर या इस बायोफ्यूल डे के ऊपर। लेकिन अगर एमसीएल की बात करें तो एमसीएल ने जब से शुरुआत की है, हर दिन हमें काम कर, हर दिन हम लोगों को हमारी इस बायोफ्यूल जैव ईंधन के बारे में लोगों को प्रभावित करते हैं, उनको अवेयर करते हैं, उनको अपने साथ जोड़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, संस्था है, कंपनियां, उनको कहते हैं कि कैसे वो फॉसिल फ्यूल छोड़ के कैसे इस जैव ईंधन पे जाए। यानी हमारे लिए तो ऐसे समझे कि हमारा हर दिन हमारे लिए एक बायोफ्यूल दिन है, हमारे लिए ये जैव ईंधन दिन है। हर दिन उसी तरह हम काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जब वर्ल्ड बायोफ्यूल डे होता है, ये 3 अगस्त जब होता है, 10 अगस्त जब होता है, तो हमारे लिए एक ये बहुत ही खास स्पेशल ऐसा दिन होता है, क्योंकि इस दिन को हम एक उत्सव की तरह बनाते हैं। इस दिन में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, हमारे फैमिली के उद्योजकों को बुलाते हैं और एक नई चीज उनके सामने भी रखते हैं। और आज इस साल हम एक नई कर रहे हैं, क्योंकि हम एक संक्रमण अवस्था से गुजर रहे हैं, एक ट्रांजिशन फेज से गुजर रहे हैं। ट्रांजिशन फेज जो हमें एक बहुत बड़े स्केल पे एक बड़ा कॉर्पोरेट करके आगे लेके आएगा। अभी तक जिस तरह से हम काम कर रहे थे, इस ट्रांजिशन फेज के बाद ये सभी तरह के प्रोजेक्ट्स, इसका एग्जीक्यूशन,
इसका ऑपरेशन मेंटेनेंस, इसको चलाना, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल्स करेंगे। जो भी दिक्कतें, जो भी चैलेंजेस अभी हमारे उद्योजकों के सामने आती है, जैसे कंप्लायंसेस है, अकाउंट्स है, ये सब चीजें ये आउटसोर्स करेंगे, ये स्पेशल एक्सपर्ट्स करेंगे। और इन सभी चीजों के लिए फंडिंग की जो जरूरत चाहिए, उसके लिए भी एक संपूर्ण यंत्रणा, व्यवस्था काम करेगी। इनफैक्ट ये जो ट्रांजिशन फेज है, ये ट्रांजिशन फेज जरूरी है उस लेवल तक जाने के लिए, उस अवस्था, उस स्केल पे जाने के लिए। और इस अवस्था से अभी हम गुजर रहा है, लेकिन इसके बाद, ये पूरा ट्रांजिशन कंप्लीट होने के बाद डेफिनेटली हम अपने उस उत्सव को मनाएंगे। कैसे मनाएंगे, किस इनोवेटिव तरीके से मनाएंगे, ये हम आपको अवगत करेंगे दोस्तों। लेकिन क्यों हर साल ये 10 अगस्त को ही ये दिन मनाया जाता है? क्यों 10 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय जैव ईंधन दिन मनाया जाता है? दोस्तों, इस दिन सर रुडोल्फ डीजल, एक ऐसे महान साइंटिस्ट जिन्होंने डीजल इंजन की खोज की, वो डीजल इंजन जिसके वजह से डीजल को आज हम डीजल बुलाते हैं, और फिर उसके बाद डीजल का उपयोग, क्रूड ऑयल, बहुत ही वो बिजनेस ही, वो सेक्टर ही बहुत तेजी से बढ़ा। इनफैक्ट इस इंडस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, एंटरप्रेन्योर अगर हम किसी को कह सकते हैं तो वो है रुडोल्फ डीजल। इन्होंने इस दिन कहा कि इन्होंने सबसे पहले तो इस दिन तो अपना जो इंजन है वो पीनट ऑयल यानी मूंगफली के तेल के ऊपर चलाया, और उन्होंने पूरी दुनिया को कहा कि अभी आने वाले दिनों में बहुत ही जल्द हमें ये फॉसिल फ्यूल छोड़ के फिर से जैव ईंधन के ऊपर या वनस्पति तेल के ऊपर काम करना होगा। दोस्तों, सोचिए, एक आदमी जिसके वजह से पूरी फॉसिल इंडस्ट्री, पूरी ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री इतनी बड़ी हुई, एक ऐसा व्यक्ति जिसने बिजनेस को इतना बड़ा किया, वो आदमी खुद इस दिन पे ऐसा बोलता है कि नहीं, फॉसिल फ्यूल नहीं, हमें इस इंजन को जल्द से जल्द या भविष्य में हमें कंपलसरीली इसको इस जैव ईंधन के ऊपर चलाना पड़ेगा, वेजिटेबल ऑयल पे चलाना पड़ेगा। ये करके उन्होंने दुनिया के सामने रखा, उन्होंने दुनिया के सामने रखा कि किस तरह से जैव ईंधन इतना जरूरी है, इतना इंपॉर्टेंट है। भले ही हम मशीन तैयार करें, भले ही हम इनोवेशंस करें, लेकिन जब ईंधन की बात आएगी तब जैव ईंधन ही करना पड़ेगा, ये उन्होंने पूरी दुनिया के सामने रखा। और यही कारण है कि ये दिन पूरी दुनिया जैव ईंधन दिन के तौर पर मनाती है। और दोस्तों, बात वैसे सही भी है, अगर आप देखोगे तो इस ईंधन, ये जो इनोवेशन उन्होंने किया, ये जो मशीन का उन्होंने खोज की, ये की 1897 में। क्रूड ऑयल की जहां तक बात है तो ऐसा समझिए कि क्रूड ऑयल को जब से हमने शुरुआत की उसका इस्तेमाल, उसका उपयोग, उसको 200 साल भी नहीं, 150 साल भी नहीं हुए, लेकिन 150 सालों में हमने अभी इतने बड़े संकट को, इतना बड़ा संकट तैयार किया। लेकिन उसके पहले हजारों साल, अभी 10,000 साल से हमारी संस्कृति है, उतनी ही पुरानी चीन की है, बाकी की भी कई सारी संस्कृतियां, यानी हजारों सालों से इस दुनिया में अलग अलग देश चल रहे, अलग अलग संस्कृतियां चल रही। तो ये हजारों साल तक कौन से ईंधन का हमने उपयोग किया? तो हमने हमेशा उपयोग किया जैव ईंधन का, हमने हमेशा उपयोग किया ये वनस्पति तेल का, एनिमल ऑयल का। हमारे दिए या मशाल जलाने के लिए, घर में उजाला लाने के लिए, हमारे अगर कोई औजार हो एग्रीकल्चर के, उसके लिए लुब्रिकेंट करके भी हमने इसका इस्तेमाल किया। हमने हजारों सालों तक रसोई के लिए भी, और आज तक भी जो ईंधन इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी वेजिटेबल ऑयल ही है। तो ये हजारों सालों तक हमने ईंधन करके इसका इस्तेमाल किया। इन्होंने हमारी जरूरतें पूरी की और प्रकृति का ख्याल रखा। और सिर्फ 150 साल हो गए हम अपना रास्ता हमने गलत चुना, गलत तरीके से गए, गलत रास्ते की ओर गए, गलत दिशा की ओर गए, और देखिए अभी 150 सालों में क्या परिस्थिति है, कितना भयानक संकट आज हमारे सामने है। ये चीज इन्होंने, सर रुडोल्फ डीजल ने 120 साल 130 साल पहले बताई। तो दोस्तों, हर साल ये दिन मनाया जाता है। हर साल इस दिन का एक सब्जेक्ट, एक थीम होती है। इस साल भी ये थीम है। बेसिकली थीम क्या होती है? तो थीम बेसिकली लोगों को एक संदेश देने के लिए होती है। अभी इस साल की जो थीम है वो है सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स, रिड्यूसिंग वेस्ट, फीडिंग एनर्जी। अभी ये जो है, ये एक संदेश है जो यूनाइटेड नेशन पूरी दुनिया को देना चाहता है इस साल जैव ईंधन के दिन के ऊपर। सबसे पहले यूनाइटेड नेशन क्या कहती है? सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स।
यानी जैव ईंधन सस्टेनेबल है, ये फिर से एक बार अधोरेखित करती है। लेकिन वो दुनिया के सामने ये रख रही है कि देखिए आज हमारे सामने जो एक वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज है वो है कचरे का। लेकिन इस कचरे का चैलेंज हम लोग दूर कर सकते हैं, इस कचरे का प्रॉब्लम हम दूर कर सकते हैं अगर हम इस कचरे को रॉ मटेरियल में कन्वर्ट करें और उससे बायोफ्यूल बनाएं। तो ये एक महत्वपूर्ण संदेश इस साल यूनाइटेड नेशन पूरी दुनिया को दे रही है। अब इस महत्वपूर्ण संदेश के साथ, इस उनके कमिटमेंट के साथ, यूनाइटेड नेशन के साथ, अब हमारे लिए आने वाले दिनों में क्या अपॉर्चुनिटीज है, हमारे आने वाले दिनों में क्या सिनेरियो तैयार होने वाला है और उसका फायदा कैसे एमसीएल परिवार को होगा, चलिए समझते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये संदेश देके, ये संकल्पना दुनिया के सामने रख के यूनाइटेड नेशन या पूरी दुनिया अभी दुनिया के सामने एक नया सेक्टर डेवलप कर रही है और जिसके पीछे बहुत ही एग्रेसिवली अभी काम कर रहे हैं। और वो क्या है? कचरे को बायोफ्यूल में रूपांतर करना, कचरे को बायोफ्यूल के लिए रॉ मटेरियल करके रूपांतर करना। तो दोस्तों कचरा कितने प्रकार का होता है? तो कचरा 3 प्रकार का होता है, एक सॉलिड, लिक्विड और गैसियस, यानी घन रूप, द्रव रूप और वायु रूप। तो कैसे इससे हम बायोफ्यूल बनाते हैं और कैसे बिजनेस कर सकते हैं, चलिए समझते हैं। सबसे पहले तो सॉलिड वेस्ट यानी घन कचरा। अभी घन कचरा का भी वर्गीकरण है, उसे 2 प्रकार, एक है गीला और दूसरा है सूखा। गीला जो है वो बायोडिग्रेडेबल होता है, वो अपने आप कुछ दिनों के बाद डिग्रेड हो सकता है, सड़ सकता है। इसका जो ओरिजिन होता है, जिससे बनता है, वो सब जैविक चीजें होती है, यानी वनस्पति या प्राणी से ये बनता है और ऐसे कई सारे उसके प्रकार हैं। और दूसरा जो है वो है सूखा कचरा। ये सूखा कचरा कभी भी सड़ता नहीं, कभी भी डिग्रेड नहीं होता, सालों साल, हजारों साल तक वैसे होता है। इसका जो ओरिजिन है, जिससे ये बनता है, वो होता है पेट्रोकेमिकल। तो इसमें रबर, प्लास्टिक, फर्नीचर, अभी तो 80% कपड़े भी और 80% ऑलमोस्ट फर्नीचर, ये सब इससे बनता है। तो ये सब आता है अजैविक या सूखा या नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। लेकिन अगर पूरे आप कंपोजिशन देखेंगे कचरे का, तो पूरी दुनिया में 60 से 70% जो कचरा है वो गीला कचरा ही है। 60 से 70% जो कचरा है वो बायोडिग्रेडेबल कचरा है। और हम इस गीले कचरों को, हम इस बायोडिग्रेडेबल कचरे को बायोफ्यूल में रूपांतर कर सकते हैं। तो समझिए अगर 60 से 70% अगर हम कचरे को इलिमिनेट करें या उसको रिसाइकल करें तो कचरे का बहुत बड़ी गंभीर समस्या कंट्रोल में आ जाएगी। इनफैक्ट डेवलपिंग कंट्रीज में आप जाएंगे तो 70% से भी ज्यादा, 70-75% में गांव में भी गीला कचरा होता है। और अब आप कितने ही ज्यादा डेवलप्ड कंट्री में भी जाए तो भी 50% तक ये गीला कचरा होता है, जिसको हम बायोफ्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, चलिए समझते हैं। दोस्तों हम जब भी कोई खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद हमें 2 चीजें मिलती है। एक तो मिलती है ऊर्जा, और जिस ऊर्जा के साथ मैं अभी बात कर रहा हूं, हम सभी चीजें करते हैं। और दूसरी जो कुछ खाना खाते हैं उसमें जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो रिसाइकल होते हैं, यानी दूसरा होता है फर्टिलाइजर जो हम सुबह छोड़ते हैं। दोस्तों अभी ये हमारी जो बॉडी है, ये कुदरत ने बनाई हुई बहुत अच्छी व्यवस्था है। इसमें जो कुछ हम खाते हैं वो पूरी तरह से उसको डाइजेस्ट करते हैं। अभी डाइजेशन होने के बाद ही उससे एनर्जी या उसे जो हमें मिलती है, एनर्जी मिलती है, और वो फर्टिलाइजर भी अच्छा होता है। और इसके लिए कुदरत ने बहुत अच्छी व्यवस्था हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम की है। जैसे ही हम खाना खाते हैं थोड़ा सा डाइजेशन मुंह में होता है, थोड़ा सा पेट स्टमक में होता है, बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ऐसा पूरी तरह से वो डाइजेशन अच्छी तरह से करती है प्रकृति। अभी ऐसे ही अलग अलग प्राणियों में अलग अलग व्यवस्था है। अभी गाय भैंसों में एक अलग व्यवस्था है, वो जो खाना खाते हैं, वो जो डाइजेशन करते हैं वो हम नहीं कर पाते, उनकी अलग व्यवस्था है। भेड़ बकरियों की अलग व्यवस्था है। लेकिन एक्चुअली जो डाइजेशन करता है किसी भी व्यवस्था में, वो होते हैं सूक्ष्म जीव, वो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अभी यही सेम काम, यही सेम प्रकृति ने जो हमें दिखाया है, सिखाया है, यही सेम काम करके हमें पूरे गीले कचरे को बायोफ्यूल में रूपांतर कर सकते हैं। ये गीले कचरे को अगर आप देखेंगे तो गीला कचरा अलग अलग टाइप का होता है। किचन का वेस्ट है, मार्केट का वेस्ट है, मंडी का वेस्ट, सब अलग वेस्ट। लेकिन इस सभी तरह के कचरे को अगर हम एक तरह लाए
तो उसका डाइजेशन ही नहीं होता है सही, और इसके लिए हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और इसलिए वो अभी बहुत बड़ा चैलेंज या प्रॉब्लम हमारे सामने है। लेकिन हर एक कचरे को अगर हम पूरे डाइजेशन करने की व्यवस्था बनाएं, तो ये हर कचरे से हम बायोगैस तैयार कर सकते हैं और बायो फर्टिलाइजर बना सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हम कितनी अच्छी तरह से उसका डाइजेशन करते हैं। उतना अच्छा बायोगैस जिसमें मीथेन 60-65% हो, और उतना अच्छा फर्टिलाइजर जो बहुत अच्छे लेवल का फर्टिलाइजर बने। जरूरी है कि एक कचरे को अलग अलग करके वर्गीकरण करके हम इसका डाइजेशन करें। अभी यही बिजनेसेस आने वाले दिनों में होने वाले हैं। अभी देखिए किचन वेस्ट, किचन वेस्ट का सभी किचन वेस्ट एक करके इसका अलग एक रिएक्टर तैयार किया जा सकता है, और उसको पूरी तरह से अच्छी तरह से उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ उसको डाइजेस्ट किया जा सकता है। वैसे हो सकता है मंडी का या मच्छी मार्केट का, नॉन वेज का जो वेस्ट है, मच्छी मार्केट है या चिकन या मटन है, उसके लिए एक स्पेशल व्यवस्था की जा सकती है जो उसको पूरी तरह से डाइजेशन करेगी। फूलों का वेस्ट है, अभी मंदिर मस्जिद इनमें बहुत सारे फूल आते हैं, उनके लिए एक स्पेशल व्यवस्था हो सकती है। या गार्डन का वेस्ट है, फॉरेस्ट का वेस्ट है, अभी ये टहनी होती है, पत्ते होते हैं, ये भी बहुत जल्दी उसका डाइजेशन नहीं होता, उसके लिए एक अलग व्यवस्था हो सकती है। अभी बिजनेसेस कैसे बनेंगे, तो आने वाले दिनों में बेसिकली डिसेंट्रलाइज वे में इसको ट्रीट करने के ऐसे बिजनेसेस आने वाले हैं। यानी ऐसा समझे कि हमारी फैमिली के उद्योजक किसी एक बहुत बड़ा मंदिर है, उस मंदिर में अभी फूलों का कचरा बहुत ज्यादा होता है, तो उसी मंदिर के प्रेमाइसेस में हम एक ऐसे रिएक्टर तैयार करेंगे जिसमें इस फूलों के कचरे को पूरी तरह से 100% अच्छी तरह से डाइजेस्ट करके उससे जो बायोमीथेन बनेगा, उस बायोमीथेन के अगर वहां कोई रसोई है तो वहां कुकिंग गैस करके सप्लाई करेंगे, या वहां की जो कुछ रोशनी है, लाइट है, उसको पूरा करेंगे। आने वाले दिनों में ये जो प्रेमाइसेस है, कम्युनिटीज है, उसके लिए जो ऐसे प्रोजेक्ट लगेंगे। या मच्छी मार्केट है, मच्छी मार्केट में भी अगर आपने ये प्रोजेक्ट हमने ये प्रोजेक्ट लगाया, तो पूरा वेस्ट हम लेंगे, उसको ही हम मेंटेन करेंगे, और उसी बायोमीथेन के साथ हम वहां फिर उसकी लाइट और जो कुछ रिक्वायरमेंट है वो पूरी करेंगे। तो आने वाले दिनों में ऐसे प्रोजेक्ट्स होने वाले हैं और हम करने वाले, और इसका प्रॉपर इकोनॉमिक्स होगा, यानी उसकी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट होगी, हम कौन से रेट से बायोमीथेन का गैस बेचेंगे, वो पूरा, और ये सब कुछ आइदर हम लोग इन्वेस्ट करेंगे या मिलके इन्वेस्ट करेंगे, और वो जो रेवेन्यू मॉडल वो पूरा करके बाद ही ये प्रोजेक्ट चालू होंगे, और ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स आने वाले दिनों में हम करेंगे। अभी वैसे ही लिक्विड वेस्ट का, अभी लिक्विड वेस्ट यानी द्रवरूप कचरा भी दो प्रकार का है। एक वो कचरा है जो जैविक है, जो जैविक सोर्सेस से आता है, यानी एनिमल और वनस्पति वेजिटेशन से, और दूसरा आता है अजैविक है, इनऑर्गेनिक है, जो आता है ये केमिकल से, पेट्रोकेमिकल्स, और जिसके साथ हम बायोफ्यूल्स बना सकते हैं वो है जैविक कचरा या जैविक लिक्विड वेस्ट, उसको बायोफ्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसमें अभी कौन सी अपॉर्चुनिटीज है, तो दोस्तों इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रोजेक्ट हम करने वाले हैं, आप सभी लोग करने वाले हैं। दोस्तों अभी रसोई के लिए हम जो तेल इस्तेमाल करते हैं, जो जब पहली बार उसका इस्तेमाल करते हैं, खरीद के लाते हैं, तो वो वर्जिन ऑयल हो सकता है या उसमें बहुत कम फ्री फैटी एसिड होते हैं, और जैसे ही हम 1 2 3 बार मैक्सिमम जिसका इस्तेमाल करने के बाद आप देखेंगे तो काला काला होता जाता है, उसमें फ्री फैटी एसिड बहुत ज्यादा बढ़ते हैं और अल्टीमेटली हम उसको फेंक देते हैं। लेकिन यही तेल जो आज हम लोग 110 120 130 रुपए में खरीद रहे हैं, उसको ही अगर हम हर घर को जाके बोले कि आप यही तेल खराब होने के बाद हमें 30 रुपए से आप दीजिए, तो एक बहुत अच्छी व्यवस्था का निर्माण हो सकता है। बड़े बड़े होटलों में, रेस्टोरेंट में तो बहुत बड़ी मात्रा में ये तेल अभी अवेलेबल है, जो अगर आप 120 में खरीद रहे हैं और 30 रुपए में हमें दे रहे हैं, तो उनका भी उसमें फायदा है। और ऐसा जैसे आज हम लोग रद्दी 1 महीने के बाद दे सकते हैं, वैसे ही तेल भी घर से हम हर हफ्ते 15 दिन में लेके जा सकते हैं, और पूरे तालुका के लिए हम ये सब तेल इकट्ठा करने के बाद, अभी देखिए आपने ये सुना होगा कि फ्रेश वेजिटेबल ऑयल से बायोडीजल बनाया जाता है, लेकिन सबसे वेस्ट वेजिटेबल ऑयल या वेस्ट कुकिंग ऑयल जिसमें फ्री फैटी एसिड 95-97% है, बहुत ज्यादा है, बहुत ही काला है, उससे भी हम 100% अच्छा बायोडीजल बना सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, ये टेक्नोलॉजी हमने जब शुरुआत की थी, बहुत अच्छा नेटवर्क साइंटिस्ट लोग का एमसीएल का है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको बायोडीजल प्रॉपर, और बायोडीजल के प्रॉपर एएसटीएम स्टैंडर्ड है, इंडियन स्टैंडर्ड है, अमेरिकन स्टैंडर्ड है, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, उससे हम बना सकते हैं।
आज किसी भी इंजन में जिस इंजन में जो इंजन डीजल पे चलता है उसमें 10% तक तो हम ऐसे ही बायोडीजल जो एसटीएम स्टैंडर्ड का उसको ऐसे ही दे सकते हैं। यानी वो चीज जिसके लिए रॉ मटेरियल अगर हम 30 रुपए में खरीदेंगे, वो 100 रुपए में आज डीजल का भाव है, उसको अगर 80 रुपए में भी हम बेचेंगे तो जो इस्तेमाल करने वाला उपभोक्ता है डीजल का, उसके लिए तो 20 रुपए ने बहुत बड़ा सेविंग है, बहुत बड़ी उसका प्रॉफिट है। तो हम उसे बेच सकते हैं। बहुत अच्छा बिजनेस आने वाले दिनों में होने वाला है। ये हम सब, आप सभी लोग मिलके हम लोग ये करने वाले हैं हमारे अलग अलग तालुका में। इसके अलावा एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है, ये तो आपने देखा, लेकिन एक ऐसा द्रवरूप कचरा जिसका बहुत बड़ा पोटेंशियल और वो आज वेस्ट जा रहा है, इनफैक्ट अच्छा पानी खराब कर रहा है, वो है ह्यूमन सीवेज, हमारा टॉयलेट का वेस्ट। दोस्तों टॉयलेट का वेस्ट में भले ही सॉलिड ये 2% 3% होता है, लेकिन वॉल्यूम इतना बड़ा होता है। और इस पूरे टॉयलेट को अगर हम अच्छी तरह से उसके ऊपर एक काम करें, रिसाइकलिंग करें, अपने प्रोजेक्ट्स लगाएं, तो इस पानी को पीने जैसा पानी बना सकते हैं। और ये जो 2-3% जो हमें लगता है सॉलिड है, वो भी बहुत ज्यादा होता है, उसके ऊपर बायोमिथेनेशन करके उससे बायोगैस, बायोमिथेन बना सकते हैं, अच्छा फर्टिलाइजर बना सकते हैं। यानी ऐसा समझिए कि आज हमारे देश में जितने भी बायोगैस के प्लांट हैं, मैक्सिमम लोग उनको आज भी बायोगैस नहीं, गोबर गैस के प्लांट बुलाते हैं। इसका कारण यह है कि मैक्सिमम प्लांट हमारे गोबर के ऊपर चलते हैं। तो ये भी गोबर ही है ना, ये मनुष्य का गोबर है। इसमें पानी ज्यादा है क्योंकि हम पानी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, बस इतना ही है, लेकिन ये मनुष्य का गोबर है। तो इससे आसानी से, और सबसे अच्छी बात क्या है गोबर की, कि उसमें अलग से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं डालने पड़ते, क्योंकि ऑलरेडी उसमें बहुत सारे होते हैं, कुछ ज्यादा करना नहीं होता। वैसे ही सेम है हमारे भी मनुष्य के गोबर में, अगर आप देखोगे तो उससे सब कुछ है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है कि जिससे हम पूरा पानी, पीने योग्य पानी बना सकते हैं। अभी देखिए दुनिया का सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स, जिसको आप देख रहे हैं, बिल गेट्स इस दुनिया में 17 साल हर साल वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे। फोर्ब्स की एक लिस्ट होती है, फोर्ब्स एक संस्था है अंतरराष्ट्रीय, जो दुनिया में सबसे अमीर कौन है उनकी एक लिस्ट बनाती। तो नंबर 1 थे बिल गेट्स 17 साल। वो अमीर आदमी अभी इस प्रोजेक्ट का काम कर रहा है। वो अमीर आदमी अभी जो आप देख रहे हो पानी पी रहा है, वो टॉयलेट का पानी, पीने योग्य पानी बनाते। उन्होंने अभी ऐसे कमोड की व्यवस्था की है कि जिस कमोड में फर्टिलाइजर निकलता है। आज भी हमारे देश में जितने भी कम्युनिटी टॉयलेट्स हैं, तो वो कम्युनिटी टॉयलेट्स भी आने वाले दिनों में बायोफ्यूल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स होंगे, उससे वो बायोगैस, बायोमीथेन बनेगी और जो बेची जाएगी। तो ये बहुत ही बड़ा, और ऐसे प्रोजेक्ट्स को बहुत ज्यादा फंडिंग अभी मिलने वाली है, जो हम सब मिलकर करने वाले हैं। इनफैक्ट आने वाले दिनों में एक मिक्स्ड लिक्विड और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स हम करेंगे, जिसमें क्या होगा कि समझिए कि एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग में जितना भी उनका ऑर्गेनिक वेस्ट है, गीला कचरा है, वो गीला कचरा और उसी बिल्डिंग का सीवेज वेस्ट, टॉयलेट का वेस्ट है, उसको मैनेज करने का ये प्रोजेक्ट, बायोफ्यूल मैन्युफैक्चरिंग का प्रोजेक्ट हम लोग लगाएंगे, जिसमें हम अच्छा पीने योग्य पानी तैयार करेंगे, हम बायोगैस, बायोमीथेन तैयार करेंगे। उस बायोमीथेन को उस बिल्डिंग की जो बिजली है, यानी आपने डीजल के ऊपर चलने वाले जनरेटर देखे, गैस के ऊपर जनरेटर मिलते हैं आपको, ये आपको पता होगा, तो जनरेटर लगा सकते हैं। उस बायोमीथेन की जो गैस है उसके ऊपर जनरेटर हो सकता है, और उसके ऊपर रोशनी हो सकती है, लाइट मिल सकती है, और या उसके हम कुकिंग गैस करके भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये प्रोजेक्ट्स आने वाले दिनों में दोस्तों कंपलसरी होने वाले हैं। इनफैक्ट हम इन प्रोजेक्ट्स को MCL, क्लीन फ्यूल जनरेटर प्रोजेक्ट ऐसे बोलने वाले। तो जैसे आपकी बिल्डिंग में कोई जनरेटर होता है वैसे ही जनरेटर, लेकिन आने वाले दिनों में कंपलसरी होने वाला है। जैसे आप बिल्डिंग तैयार करते हैं तो आपको सीवेज की व्यवस्था चाहिए, पानी का सब चाहिए, ड्रेनेज चाहिए, ये सब कुछ व्यवस्था कंपलसरी होती है ना, वैसे ही कंपलसरी आने वाले दिनों में ऐसे प्रोजेक्ट्स की होगी। और उसी में जितना भी हम रॉ मटेरियल या कचरा तैयार कर रहे हैं, उसी के साथ जैव ईंधन तैयार करके उसकी हमारी जरूरतों को पूरा करेंगे। अब ये जो टेक्नोलॉजी है, ये भी टेक्नोलॉजी ऐसा समझिए कि एकदम अवेलेबल। हमने 2002-3 से जो काम कर रहे हैं, अभी हमारे बहुत अच्छा नेटवर्क है साइंटिस्ट लोगों का। इनफैक्ट एक बायोफ्यूल ऑर्गेनाइजेशन है अपनी इंडिया की, इंडियन बायोगैस एसोसिएशन है, वो सभी हमको जानते हैं, हम उनको जानते हैं। इसके अलावा MCL, IIT बॉम्बे या UDCT, इन संस्था के साथ भी इसके ऊपर काम कर रही है, काम एक कंटिन्यूसली काम। तो एक टेक्नोलॉजी की या बाकी चीजों की कमी नहीं, आने वाले दिनों में ऐसे बिजनेस करके ये प्रोजेक्ट्स करना
इसकी इन्वेस्टमेंट, बाकी सब सब चीजें करना, ये इंपॉर्टेंट काम हमारे सभी उद्योजक मिलकर करने वाले हैं। तीसरा, गैसियस वेस्ट यानी वायुरूप कचरा। अभी वायुरूप कचरे से कैसे बायोफ्यूल बनेगा? तो वायुरूप कचरे में क्या होता है? तो वायुरूप कचरे में होता है बेसिकली मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड। वो क्यों? क्योंकि आपको ये समझना होगा कि वायुरूप कचरा आता कहां से है। वायुरूप कचरा आ है फैक्ट्रीज में, फैक्ट्री, पावर प्लांट, सब चीजों में, या ऐसे इंस्टीट्यूशन वगैरह जो कुछ होती है। क्यों तैयार होता है? कहां से तैयार होता है? तो वो वहां तैयार होता है जहां हम जहां हम फॉसिल फ्यूल को जलाते हैं। आपने कोयले को जलाया, डीजल पेट्रोल को जलाया, उससे वो जलता है और फिर आपको ये धुआं दिखाई देता है जिसमें मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड होता है। सल्फर भी होता है बिकॉज अब नीचे से निकल थोड़ा सा सल्फर होता है। तो ये सब कचरा आज जाके हमारा वायु प्रदूषण कर रहा है बहुत बुरी तरह से। इनफैक्ट आज जो ग्लोबल वार्मिंग का संकट है इसी कचरे की वजह से, इसी हवा की वजह से। तो किस तरह से उसको एलिमिनेट कर सकते हैं और बायोफ्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं? ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स है क्या? करने वाले हैं क्या? यस, हम करेंगे। दोस्तों, कुदरत ने इसके लिए भी एक बहुत अच्छी व्यवस्था तैयार की है और वो व्यवस्था क्या है? तो व्यवस्था है पेड़। वो व्यवस्था है वनस्पति। सिंपल। जिस कचरे की वजह से आज हम सब लोग हैरान हैं, जिस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, ये कार्बन डाइऑक्साइड खाना है इस वनस्पति के लिए, हर एक वनस्पति के लिए, जो ये कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और ऑक्सीजन देती है। तो सबसे अच्छी मशीन ये है। अभी आपको सुन के भी ताज्जुब होगा, लेकिन ये पृथ्वी जो है, इस पृथ्वी इनिशियली गैस, एक सिर्फ वायु का गोला था और जिसमें मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड था। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेके ऑक्सीजन छोड़ने का काम इन्हीं वनस्पति ने किया, जिसकी वजह से आज ऐसी परिस्थिति, ये एटमॉस्फेयर है, वातावरण है और हम अच्छी तरह से जी सकते हैं। तो आज भी वो काम कर सकते हैं। आज भी ये जो कचरा आ रहा है उसको जल्दी से जल्दी हम एलिमिनेट कर सकते हैं, उसका कार्बन डाइऑक्साइड निकाल के ऑक्सीजन डाल सकते हैं। तो ऐसी, लेकिन हमको चुनाव करना पड़ेगा ऐसी वनस्पति, जो वनस्पति सबसे एफिशिएंट है, जो वनस्पति, जो पेड़, जो वनस्पति जो बहुत एफिशिएंटली काम करती है। तो ऐसी वनस्पति जो दुनिया में सबसे ज्यादा है, जिसमें सबसे ज्यादा क्लोरोक्विल है, क्लोरोक्विल का परसेंटेज है, और जो बहुत ही फास्ट ये काम कर सकता है, वो वनस्पति का नाम है अलगे। आने वाले दिनों में ये सभी जो द्रवरूप कचरा जा रहा है हवा में, वो हवा में नहीं जाएगा, उसको पाइप लाइन के जरिए उन्हीं के प्रेमाइसेस में रहने वाले अलगे बायोफ्यूल प्लांट में जाएगा। ये सभी कचरा, ये जो अलगे है जिसे हम शैवाल कहते हैं, लील कहते हैं, इसके नॉन 3 लाख, हमें जो पता है इसे 3 लाख जाती है। आप जिस भी देश में रहोगे, जहां भी रहोगे, कोई भी प्रदेश में रहोगे, वो उस टाइप की अलगी वहां है और बहुत एफिशिएंटली वो काम करते हैं। आप सिर्फ ये धुएं का जो पाइपलाइन उनके यहां छोड़िए, बहुत फास्ट ये अलगे वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेगी, ऑक्सीजन छोड़ेगी। कुछ अलगे के ऐसे प्रजाति है जो 4 घंटे में, 4 से 6 घंटे में डबल होती है। तो सोचिए कितनी फास्ट डेवलप हो सकती है। और उनको क्या चाहिए? खाना। उनको क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। और एक बार ये अलगे बने तो इसके साथ फिर बायोमीथेन बनाया जा सकता है, जो बहुत ही आसान और सिंपल है। या इसमें कभी कभी बहुत तेल होता है तो उसे डायरेक्ट बायोडीजल भी बनाया जा सकता है। तो अलगे से बायोडीजल बनाने का भी एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट से होने वाले हैं। हमारे देश में जितने भी सीमेंट प्लांट है, जितने भी स्टील के प्लांट है, या बड़े बड़े पावर प्लांट्स है, आने वाले दिनों में ये कंपलसरी होगा और इसके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगेंगे जो आप सब लोग करेंगे, हमारी पूरी फैमिली करेगी। तो दोस्तों, ये तो रही अपॉर्चुनिटीज। अभी आने वाले दिनों में किस तरह से अभी ये यूनाइटेड नेशन दुनिया के सामने जो रख रहा है, उसकी वजह से ये वेस्ट टू बायोफ्यूल इंडस्ट्री शुरू होगी, सेक्टर इंपॉर्टेंट होगा, जिसके ऊपर हम इतनी अच्छी तरह से काम कर सकते हैं, क्योंकि कई सालों से हम लोग काम कर रहे हैं। भारत का सबसे बड़ा ऐसे अलगे का प्लांट हमने 2008 में लगाया था अपने हाथों से। तो ये सब जो काम है वेस्ट टू बायोफ्यूल में हम अच्छा काम करेंगे, हमारे परिवार काम करेगा ही। लेकिन जब हमारा विजन है, मिशन है कि हमें इस फॉसिल फ्यूल को पूरी तरह से रिप्लेस करना है जैव ईंधन के साथ, तब ये रॉ मटेरियल कम होगा, तब कचरा, भले ही सब कचरा हम इस फ्यूल में रूपांतर करें, लेकिन फिर भी वो उतना नहीं होगा जितनी आज रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की। एनर्जी बहुत बड़ा बिजनेस है। तो अगर हमें कंपलसरी 100% इस फॉसिल फ्यूल को मिटाना है और जैव ईंधन के साथ उसको रिप्लेस करना है, तो चाहिए एक बहुत ही सक्षम ऐसा सोल्यूशन, ऐसा राइट सोल्यूशन। और वो राइट सोल्यूशन भी हमने दुनिया के सामने रखा है। हमने रखा है कि किस तरह से नेपियर ग्रास के साथ ये कर सकते हैं, किस तरह से एकड़ में कितना बड़ा बायोमास हम जनरेट कर सकते हैं। और
मॉड्यूलर प्लांट, एक ही जगह बहुत बड़ा प्लांट करने की जरूरत नहीं, हर ग्राम पंचायत में एक प्लांट होगा और इस तरह से एक बहुत बड़े स्केल में हम करेंगे। तो आज सिर्फ वेस्ट टू बायोफ्यूल नहीं, लेकिन 100% बायोफ्यूल के ऊपर अगर काम करना है तो भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री करके एमसीएल का नाम आएगा। और दोस्तों, धीरे धीरे दुनिया को अभी पता चल रहा है कि एक्चुअल सस्टेनेबल सोल्यूशन क्या है। अभी आपने कहीं भी सुना होगा ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, हाइड्रोजन फ्यूल एंड ये सब कुछ, तो सर नहीं है, ये बिल्कुल सस्टेनेबल नहीं है। और सभी जो साइंटिस्ट है कई दिनों से बोल भी रहे, अभी लोगों को पता भी चल रहा है, इंडस्ट्रीज को भी पता चल रहा है। अभी जापान ने बहुत एग्रेसिवली अभी इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। जापान में देखिए, सुजुकी कंपनी है, उनकी टोयोटा कंपनी है, निसान कंपनी है, ये तीनों कंपनियों ने मिलकर अपने सभी गाड़ियां 100% बायोमीथेन के ऊपर चलेगी ऐसे इंजन और ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित की है। और आने वाले दिनों में ये सभी गाड़ियां वो लॉन्च करने वाले, इनफैक्ट अगले साल ही ऑलरेडी वैगन आर लॉन्च हो चुकी है जो 100% बायोमीथेन के ऊपर काम करेगी। और आने वाले दिनों में ये सभी चीजें, अभी जापान अमेरिका की शुरुआत होगी और उनको पता ही चलेगा इससे अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, यही सस्टेनेबल सोल्यूशन। तो जो चीज रुडोल्फ डीजल ने उस दिन बताई थी सब पूरी दुनिया को, वही अभी दुनिया रियलाइज करे और इसके ऊपर आ रही। और अगर इस परिस्थिति में जैव ईंधन अगर सोल्यूशन है तो दुनिया में सबसे ज्यादा जैव ईंधन अगर कोई बना सकता है, कोई देश बना सकता है, तो वो है भारत। क्योंकि भारत के अलावा किसी भी देश के पास इतने रिसोर्सेस ही नहीं है, वो अमेरिका हो, चाइना हो, कोई भी हो। और अगर आपको सबसे बड़ी इकोनॉमी बननी है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये एनर्जी सेक्टर। एनर्जी सेक्टर में अगर आपने बहुत बड़ा काम किया, जैसे कुछ ऐसे देश हैं जिन देश के पास कुछ रिसोर्सेस नहीं है, सिर्फ उनके पास है क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस, वो इतने अमीर है। सोचिए अगर हम पूरी दुनिया के लिए अगर 25 से 30% तक ये जैव ईंधन बनाए, भले ही वो टेक्नोलॉजी करे, कुछ ईंधन अपना रहेगा, ये ऐसा काम करे, तो सोचिए अपना देश कहां जाएगा। और कंपलसरी हमारा देश आने वाले दिनों में इस जैव ईंधन की वजह से दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी बनाएंगे। हम ये संकल्प इस बायोफ्यूल डे, इस जैव ईंधन दिन के ऊपर करते हैं और बहुत जल्दी हम अपने देश को वहां लेके जाएंगे जहां अपना देश पूरी दुनिया का नेतृत्व करेगा। जय हिंद, जय एमसीएल।